Hello, hi, good afternoon, everybody. Welcome to yet another session of Akash Byju's NEET. आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन करने वाले हैं. टुडे वी आर स्टडीइंग ऑफ कोर्स न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन. मिशन एमबीबीएस के इस सेशन में हम न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में काफी अंदर तक जा चुके हैं एंड टुडे वी आर गोइंग टू बी स्टडीइंग अबाउट स्यूडो फोर्स. Alright, pseudo force, as you all know, real नहीं होता है. It's a जुगाड़. हम imaginary force एक लगा देते हैं in order to make our lives easier, in order to make question solving easier. और इसी को आज हम बहुत अच्छे तरीके से देखने वाले हैं. Alright, it's a very very important concept. आपके question solving को बहुत easy बना देता है. So, before we get started, guys, quickly tell me whether I'm perfectly audible, perfectly visible, सब कुछ ठीक लग रहा है कि नहीं लग रहा है. या कीप गिविंग मी थम्स अप. एंड अभी तक अगर सेशन को लाइक वाइक नहीं किया है तो कर दो, बिकॉज बड़ा मजा आने वाला है. सब अच्छे से आराम से पढ़ेंगे. कोई भी डाउट्स आता है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए. आई विल कम बैक एंड रिप्लाई. ऑलराइट, चलो. एज यू कैन सी, आज के हमारे सेशन में हम ये सब टॉपिक्स कवर करने वाले हैं. राइट, वी आर लुकिंग एट फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस. कौन कौन से फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस होते हैं, किस टाइप के होते हैं, कहां पर न्यूटन सेकंड लॉ वैलिड है, कहां पर नहीं वैलिड है, एंड व्हाट इज द जुगाड़. राइट, yes, then we will go to non-inertial frames, how to deal with non-inertial frames of reference. Right, then we'll go to pseudo force, and then we will go to lift problems and a shortcut of G effective. Alright, ये शॉर्टकट अगेन बहुत काम का शॉर्टकट है, तो लास्ट तक देखते रहना. ठीक है, नीट में क्वेश्चंस आते हैं. न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन इज वन सच चैप्टर, स्पेशली स्यूडो फोर्स का पोर्शन इज वन सच पोर्शन जहां से क्वेश्चंस आते हैं. एंड ये काइंड ऑफ फाउंडेशन बिल्डअप करता है आपका. राइट, तो आगे जाकर भी मैकेनिक्स में काफी सारी चीजें होती हैं. फ्रिक्शन में भी ये सारे एनालिसिस काम आएंगे. आगे जाकर के जब आप टॉर्क एनालिसिस करेंगे उसमें भी ये काम आएगा. राइट, ओके. नाउ बिफोर वी गेट स्टार्टेड, अ वेरी वेरी क्विक अपडेट. अगर अभी तक आपने एंथे में रजिस्टर नहीं किया है तो कर दीजिए, बिकॉज आज आई हैव बीन टेलिंग एवरीबॉडी, गाइस, नासा में जाने का मौका मिल रहा है. कितनी बार आता है, नहीं आता. राइट, तो एंथे में इमीडिएटली रजिस्टर कर दो अगर अभी तक नहीं किया है. रजिस्ट्रेशंस आर ओपन, दे आर कंप्लीटली फ्री. देयर आर मॉक टेस्ट अवेलेबल ऑल्सो, जो कि आप सॉल्व कर सकते हैं एंड टू गेट अ वेरी गुड बेटर फील फॉर द एग्जाम. एंड आपके जो भी डाउट्स आते हैं मॉक टेस्ट में वो आप हमसे यहाँ पे पूछते जाइए, हम सॉल्व करते जाएंगे. ठीक है, अच्छा. तो एज यू कैन सी, क्लास 7 to 12 तक के लोगों का होता है एंथे, एंड देयर आर मेनी रिवॉर्ड्स. ऑलराइट, चलो. ऑलराइट, लेट्स गेट मूविंग. और जितने भी लोगों को हमारी क्लासेस के टाइमिंग्स में डाउट है, ये हमारी क्लासेस की टाइमिंग्स हैं 4 o'clock एवरी वीकडे. ओके, फिजिक्स की क्लास होती है मिशन एमबीबीएस की. 12th का सिलेबस होता है ट्यूसडेज एंड थर्सडेज. 11th का सिलेबस होता है मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे. ऑलराइट, क्विक रिमाइंडर. नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड विद द फर्स्ट सब टॉपिक ऑफ द डे. राइट, चलो. सब में अच्छे से जोश है? बिल्कुल है, बिल्कुल है. यस, लेट्स गो. फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस. तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता क्या है भाई? मोशन में सबसे पहले काइनेमैटिक्स, मोशन इन वन डायमेंशन, सबसे पहले हमने ये पढ़ा था कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस को डिफाइन किए बिना तो हम मोशन पढ़ ही नहीं सकते, है ना. तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस में क्या होता है? इट कंसिस्ट ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस, टाइम एक्सिस एंड द पर्सन हु इज ऑब्जर्विंग, मतलब ऑब्जर्वर, है ना. बिल्कुल, यस. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड अबाउट अ बॉडीज फ्री बॉडी डायग्राम. अब हम देखो क्या कर रहे हैं, हम वाई बिहाइंड द मोशन के बारे में बात कर रहे हैं. राइट, हम फोर्स एनालिसिस कर रहे हैं इस चैप्टर में. तो अब हम देखते हैं कि किसी बॉडी को अगर ऑब्जर्व करना हो तो दो अलग अलग फ्रेम से ऑब्जर्व करेंगे तो कैसा दिखेगा. ठीक है, चलो. हियर आई हैव गॉट द फर्स्ट ऑब्जर्वर. ओ, हियर इज द फर्स्ट ऑब्जर्वर. राइट, ऑब्जर्वर नंबर 1, O1. अच्छा, ये लिफ्ट के अंदर खड़ा हुआ है. अब लिफ्ट है तो लिफ्ट ऊपर नीचे जा सकती है ना. ओके, वो दिमाग में रखना. दूसरा ऑब्जर्वर जो है वो ऑब्जर्वर नंबर O2. ये क्या कर रहा है? ये अपना आराम से ग्राउंड में खड़ा है, तो ये एक ही जगह पर रहेगा, ये स्टेशनरी रहेगा, ये नॉन एक्सेलरेटिंग है. राइट, अच्छा.
अब अगर हम बात करते हैं एक ऑब्जेक्ट की, ठीक है, ऑलराइट, अभी क्या है, अभी लिफ्ट स्टेशनरी है, लिफ्ट भी ग्राउंड पर रखी हुई है और ऑब्जर्वर, दोनों ऑब्जर्वर बेसिकली स्टेशनरी हैं, राइट, नॉन एक्सेलरेटिंग है, ओके, वेलोसिटी भी नहीं है इनका, एक्सेलरेशन भी नहीं है इनका। अच्छा, तो अब अगर हम फोर्सेस के बारे में बात करते हैं, अगर मैं इस ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाती हूं, राइट, तो O1 के रिस्पेक्ट में क्या होगा भाई, O1 भी देखेगा जब फ्री बॉडी डायग्राम बनाएगा फर्स्ट ऑब्जर्वर, तो क्या करेगा, ही विल लुक एट द ब्लॉक एंड से ये तो ब्लॉक है, इसका वेट होगा mg वर्टिकली डाउनवर्ड्स एंड देयर विल बी नॉर्मल रिएक्शन। क्यों? क्योंकि किसी प्लेटफॉर्म पे रखा हुआ है ये, तो नीचे का जो प्लेटफॉर्म है वो ऊपर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा, ओके, तो नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ, mg नीचे की तरफ, यस, ये हो गया फ्री बॉडी डायग्राम। अब इज देयर एनी एक्सेलरेशन ऑफ दिस ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर 1? नो, नो एक्सेलरेशन, दोनों लिफ्ट के अंदर है, चाहे लिफ्ट खड़ी है चाहे लिफ्ट मूव कर रही है, एट द एंड ऑफ द डे एक्सेलरेशन बराबर 0, ओके, ऐसा दिख रहा है फ्री बॉडी डायग्राम, है ना, ओके। नाउ इफ आई लुक एट द सेम मासेस फ्री बॉडी डायग्राम विद रिस्पेक्ट टू द सेकेंड ऑब्जर्वर, ठीक है, ग्राउंड पे खड़ा है ये ऑब्जर्वर, अब ये भी फोर्सेस देखेगा तो यही एनालिसिस करेगा, है ना, फोर्सेस तो लग रहे हैं भाई, ग्रेविटेशनल फोर्स ब्लॉक पे लगते ही रहेगा चाहे कोई भी ऑब्जर्व कर रहा हो, तो ग्रेविटेशनल फोर्स mg वर्टिकली डाउनवर्ड्स लगेगा एंड नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ लगेगा, राइट, तो फोर्सेस तो वैसे के वैसे लग रहे हैं एंड राइट नाउ द लिफ्ट इज ऑन द ग्राउंड, इट इज स्टेशनरी, सो एक्सेलरेशन बराबर 0 भी है ही, राइट, ओके, ऑलराइट, ये तो आराम से है, सो आई कैन सी these are the FBDs, right? Okay, चलो अच्छे से लगा लेते हैं, clean FBDs. Now, if the lift starts accelerating upwards, then what happens? If the lift starts accelerating upwards, right, तो क्या होगा, तो सिचुएशन थोड़ी सी चेंज हो जाएगी, राइट, फ्री बॉडी डायग्राम चेंज नहीं होगा, ठीक है, देखो फ्री बॉडी डायग्राम में हम क्या बनाते हैं, ब्लॉक के ऊपर कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं, दैट इज द फ्री बॉडी डायग्राम, है ना। अब फोर्सेस तो लगते ही रहेंगे, फोर्सेस लगना थोड़ी ना बंद हो जाएंगे, है ना, तो हम क्या बोलेंगे कि भाई लिफ्ट जो है एक्सेलरेट कर रही है, तब भी इफ O1 ऑब्जर्वर, जो कि अभी ही इज इन द एक्सेलरेटिंग लिफ्ट, है ना, O1 ऑब्जर्वर अगर फ्री बॉडी डायग्राम बनाएगा, एनालाइज करेगा ब्लॉक को, तो भी उसको यही दिखेगा कि नीचे mg है, ऊपर नॉर्मल है, राइट, एंड इसके रिस्पेक्ट में एक्सेलरेशन ब्लॉक का 0 है, एक्सेलरेशन बराबर 0, क्यों, क्योंकि दोनों, यू अंडरस्टैंड रिलेटिव मोशन, नो, ऑब्जर्वर भी लिफ्ट के अंदर खड़ा है, ब्लॉक भी लिफ्ट के अंदर है, तो ऑब्जर्वर को तो ब्लॉक दिखेगा नॉन एक्सेलरेटिंग, यस, बिल्कुल करेक्ट। अब अगर सेकेंड ऑब्जर्वर जो कि ग्राउंड में खड़ा है, वो अगर बनाएगा फ्री बॉडी डायग्राम, तो वो कैसे बनाएगा भाई, फोर्सेस तो वो भी वही लगाएगा, है ना, फोर्सेस ऑब्जर्वर, सेकेंड ऑब्जर्वर भी वही लगाएगा, फोर्सेस लगेंगे mg डाउनवर्ड्स, वेट लग रहा है, एंड देन नॉर्मल रिएक्शन अपवर्ड्स, but now if I talk about acceleration, then the block has an upward going acceleration with respect to observer 2. Make sense? Okay, ये तो बिल्कुल इजी बात है मैम, क्या कर रहे हो आप। Now इसको भी चलो अच्छे से लिख लेते हैं, clean free body diagrams, and here I can say that अगर मैं फोर्स एनालिसिस करने के लिए जाऊं, है ना, तो अभी तक हम क्या करते हैं, हम कहते हैं चलो भाई ब्लॉक का अगर हमको फोर्स एनालिसिस करना है तो हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, फिर हम कहते हैं F बराबर ma, है ना, कर देते हैं। अब यहां पर अगर मैं F बराबर ma लगाऊंगी तो क्या होगा कि विद रिस्पेक्ट टू O2 ऑब्जर्वर, राइट, नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, n माइनस mg बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन, ये तो वैलिड है, राइट, न्यूटन सेकेंड लॉ वैलिड है O2 के रिस्पेक्ट में, बट O1 के रिस्पेक्ट में हम नहीं लगा सकते F नेट नॉट बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन,
ठीक है, क्यों? क्योंकि यहां पर भी अगर मैं लिखती हूं n माइनस एम जी बराबर 0 तो वो तो गलत हो जाएगा ना। यहां पर अगर मैं लिखती हूं n माइनस एम जी बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन तो 0 है तो बराबर 0, बट ये तो गलत है ना। ये सही है, n बराबर माइनस एम जी बराबर एम ए, ये सही है, और a यहां पर नॉन जीरो है, राइट। तो अब हम क्या बोल सकते हैं कि ग्राउंड के रिस्पेक्ट में न्यूटन सेकंड लॉ की इक्वेशन करेक्ट है, बट विद रिस्पेक्ट टू द एक्सेलरेटिंग फ्रेम, जो कि लिफ्ट का फ्रेम है जिसमें कि ऑब्जर्वर O1 है, विद रिस्पेक्ट टू द एक्सेलरेटिंग फ्रेम न्यूटन सेकंड लॉ की इक्वेशन वैलिड है ही नहीं। वो हमने न्यूटन सेकंड लॉ पढ़ते समय भी देख लिया था। इट इज वैलिड ओनली इन वन टाइप ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। कौन सा? इनर्शियल, है ना, नॉन एक्सेलरेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस में ही होती है खाली। तो अब यहां पे हम बोल सकते हैं कि भाई ये तो बराबर 0 नहीं है, अच्छी बात है। तो यहां से हमें समझ में आ जाता है कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस दैट वी नीड टू वरी अबाउट, है ना। हम दो तरीके के फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस की बात करेंगे यहां पे। पहला तो होगा नॉन एक्सेलरेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस, जिसमें कि न्यूटन सेकेंड लॉ वैलिड है, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोलते हैं इसको, है ना। तो ये होगा न्यूटन्स सेकेंड लॉ इज वैलिड। मतलब क्या है, हमारी जो फेवरेट इक्वेशन है F बराबर ma, वो हम इसमें लगा सकते हैं, है ना। यस, बट इफ आई टॉक अबाउट द अदर फ्रेम ऑफ रेफरेंस, एक्सेलरेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस, राइट, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, तो इसमें तो न्यूटन सेकेंड लॉ वैलिड है ही नहीं। तो F बराबर ma तो नहीं लगा सकते। F नेट इज नॉट इक्वल टू ma, राइट, सेकेंड वाले में। एक्सेलरेशन क्या होगा? एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द ऑब्जर्वर, राइट, बिकॉज एक्सेलरेशन जब आप किसी भी ऑब्जेक्ट का देखते हो, किसी भी मोशन का देखते हो, तो ऑब्जर्वर पे डिपेंड करता है, राइट। तो अगर ऑब्जर्वर ही एक्सेलरेटिंग होगा खुद का, तो F बराबर ma नहीं हो पाएगा। ये सबको समझ में आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है ना? बोलो यस मैम, आ रहा है। यस, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। देखो, लगता बड़ा इजी है बहुत इजी, वेरी कॉमन सेंसिकल, कि भाई F बराबर ma जो है वो सिर्फ इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में वैलिड है, वो सिर्फ नॉन एक्सेलरेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस में वैलिड है। अगर कोई एक्सेलरेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गया तो नहीं वैलिड होगा। बट अब एक क्वेश्चन आ जाता है, राइट, अब एक क्वेश्चन आ जाता है कि मान लो अगर मुझे किसी मोशन का एनालिसिस, किसी ऑब्जेक्ट का एनालिसिस, फोर्स एनालिसिस नॉन इनर्शियल फ्रेम से करना हो, तो क्या जुगाड़ लगाया जाए इस इक्वेशन में जिससे कि ये वैलिड हो जाए, है ना। यस, अब कोई हमको बोलता है कि भाई ये ना वैलिड नहीं है, ये रास्ता जाना वैलिड नहीं है, ये रास्ता जाना मना है, तो सबसे पहले हमारे दिमाग में क्या आता है? खुराफात आती है ना, कि क्या जुगाड़ लगाया जाए। क्यों? क्योंकि हमको तो शॉर्टकट्स पसंद है, हमको तो इजी सिचुएशंस पसंद है ना, अपना काम इजी करना है। कई बार होता है कि आप अगर नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से एनालाइज करते हो तो क्वेश्चंस इजी हो जाते हैं, ठीक है। तो लेट्स अंडरस्टैंड मोर अबाउट दिस सो दैट वील अंडरस्टैंड द जुगाड़, ठीक है। चलो, ये समझ में आ गया अगर अच्छे से, तो आगे बढ़ते हैं। बिफोर वी मूव ऑन दो, इनर्शियल और नॉन इनर्शियल फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस पर कौन कौन सी चीजें डिपेंड करती हैं और नहीं डिपेंड करती हैं, ये भी हम देख लेते हैं, ठीक है। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर कौन सी वैल्यू डिपेंड करती है, कौन सी पैरामीटर डिपेंड करती है मोशन की, राइट। तो अगर हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात करते हैं, राइट, मतलब क्या हुआ, एक ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर खड़ा होकर ऑब्जर्व कर रहा है। अब अगर किसी बॉडी को ऑब्जर्व कर रहा है तो उसकी पोजीशन डिपेंड करेगी फ्रेम पे, राइट। मतलब क्या हुआ, ओरिजिन कहां पर है, दिस इज वेयर दी ओरिजिन ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस इज, तो पोजीशन ऑफ द बॉडी, दिस इज द बॉडी, राइट। पोजीशन ऑफ द बॉडी विल डिपेंड ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस, बिल्कुल करेक्ट। पोजीशन डिपेंड करेगी तो भाई डिस्टेंस भी डिपेंड करेगा, बिल्कुल करेगा। डिस्प्लेसमेंट, यस, वो भी करेगा। अगर ऑब्जर्वर का अपना खुद का डिस्प्लेसमेंट हो रहा हो, एक्सेलरेशन हो रहा हो, तो बॉडी का डिस्प्लेसमेंट डिपेंड करेगा, है ना। ये हम रिलेटिव मोशन में पढ़ चुके हैं कि ट्रेन में बैठा हुआ ऑब्जर्वर अलग तरीके से बाकी पैसेंजर्स को ऑब्जर्व करता है, और
ट्रेन के बाहर स्टेशन प्लेटफॉर्म में खड़ा हुआ ऑब्जर्वर अलग तरीके से ट्रेन के अंदर बैठे पैसेंजर्स को ऑब्जर्व करता है ना, ये हमें मालूम है। तो रिलेटिव मोशन में ये जो हमने पढ़ रखा है कि कौन कौन सी क्वांटिटीज ऑब्जर्वर के ऊपर डिपेंड करती हैं, कौन कौन सी क्वांटिटीज फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर डिपेंड करती हैं। ये देखो, डिस्टेंस ट्रैवल्ड बिल्कुल करता है, डिस्प्लेसमेंट वो भी करता है, वेलोसिटी वो भी करता है, राइट? क्यों? क्योंकि अगर डिस्प्लेसमेंट वेरी करेगा, डिस्प्लेसमेंट डिपेंड करेगा, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट भी डिपेंड करेगा। बिल्कुल करेक्ट। अब वेलोसिटी भी डिपेंड करेगी, राइट? वेलोसिटी अगर डिपेंड करती है ऑब्जर्वर पे, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी भी डिपेंड करेगी, है ना? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या होती है? एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल, राइट? यस। अब अगर वेलोसिटी डिपेंड कर रही है तो भाई मैग्नीट्यूड तो डिपेंड करेगा ही करेगा, एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या होता है? इंस्टेंटेनियस स्पीड, तो स्पीड भी डिपेंड करती है, राइट? अब काइनेटिक एनर्जी भी डिपेंड करेगी। क्यों? काइनेटिक एनर्जी इज हाफ एम वी स्क्वायर, है ना? हाफ एम वी स्क्वायर, ये भी डिपेंड करेगा। मोमेंटम भी डिपेंड करेगा। मोमेंटम क्या होता है? एम वी। ओके, नाउ if I talk about the things that do not depend on frame of reference, right? तो कौन कौन सी चीजें फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बीच के ऊपर डिपेंड नहीं करती? पहली बात तो ये कि डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स डज नॉट डिपेंड ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस, राइट? डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, अगर स्पेस में दो पॉइंट्स हैं, भाई ये पॉइंट एक है, ये पॉइंट एक है, अब इनके बीच का डिस्टेंस तो है ना, इट्स अ फिक्स्ड डिस्टेंस। अब उसको चाहे मैं ऑब्जर्व कर रही हूं यहां खड़े खड़े, चाहे कोई और ऑब्जर्व कर रहा है मेरे सामने यहां पे दौड़ते दौड़ते, डज इट रियली मैटर? नो। डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इन स्पेस विल नॉट डिपेंड ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ओके, व्हाट एल्स? टाइम ऑफ इवेंट। किसी इवेंट को कितना टाइम लगता है? से फॉर एग्जाम्पल कि अगर किसी बंदे को, और अगर अर्थ को वन फुल रोटेशन लगाने में 24 आवर्स लगते हैं, तो भाई उसको वन फुल रोटेशन लगाने में 24 आवर्स लग रहे हैं और लगते रहेंगे, नो मैटर हु इज ऑब्जर्विंग, राइट? टाइम टेकन फॉर अ पर्टिकुलर मोशन, टाइम टेकन फॉर अ पर्टिकुलर इवेंट, वो चेंज नहीं होगा विथ फ्रेम ऑफ रेफरेंस, राइट? नेक्स्ट थिंग इज इंडिविजुअल फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल। ये बड़े काम की बात है। देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। अगर मैं किसी भी ब्लॉक की बात करती हूं एंड आई एम सेइंग दैट इस पर फोर्सेस लग रहे हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे लग रहा है, अगर इसका मास है तो ग्रेविटेशनल फोर्स mg नीचे लगेगा। अब डज इट रियली मैटर कौन देख रहा है? नहीं, ग्रेविटेशनल फोर्स तो लगता ही रहेगा, है ना? इंडिविजुअल फोर्सेस जो लग रहे होते हैं पार्टिकल पे, वो इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस होते हैं, है ना? अब अगर किसी के कांटेक्ट में है ये, अगर ये रस्सी से बंधा हुआ है, रस्सी से बंधा हुआ है तो टेंशन लगेगा ही लगेगा, राइट? अगर ये किसी वॉल के कांटेक्ट में है तो नॉर्मल लगेगा ही लगेगा, है ना? अगर ये किसी सरफेस के अगेंस्ट रगड़ रहा है, राइट, स्लिप कर रहा है, तो फ्रिक्शन लगेगा ही लगेगा, है ना? ओके, ये समझ में आता है। तो फोर्सेस डू नॉट डिपेंड ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब यहां पे देखो, न्यूटन सेकेंड लॉ क्या बोलता है? इट सेज दैट नेट एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, राइट? सो अगर मैं नेट एक्सटर्नल फोर्स बराबर dp बाई dt बोलती हूं, तो LHS does not depend on frame of reference and momentum depends on frame of reference. So rate of change of momentum depends on frame of reference. LHS does not depend, RHS does depend. तो दोनों को बराबर होने के लिए फ्रेम जरूरी है ना? That is why LHS बराबर RHS happens only in inertial frame of reference. Alright? Only in inertial frame. ठीक है? ये समझ में आता है? बिल्कुल आता है मैम, एकदम अच्छे से समझ में आ गया। चलो, ये अगर समझ में आ गया तो मेक श्योर यू लाइक द सेशन एंड शेयर करते रहना अपने फ्रेंड से। अभी तक भी 100 लाइक्स नहीं हुई यार, क्या कर रहे हो तुम लोग हैं? चलो आगे बढ़ते हैं। लेट्स अंडरस्टैंड मोर अबाउट नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, क्यों? क्योंकि इनर्शियल फ्रेम में तो हमें एनालिसिस करना आता है ना?
नॉन इनर्शियल फ्रेम में चूंकि हमको बोल दिया गया है कि भाई आप इस रास्ते नहीं जा सकते, तो हम क्या करेंगे, हम जुगाड़ लगाएंगे। चलो लेट्स गो, लेट्स डू द जुगाड़। नॉन इनर्शियल फ्रेम में देखो, द चेंज इन नेट फोर्स ऑन द ग्राउंड एंड एलिवेटर फ्रेम इज डिफरेंट, राइट? इट्स ओइंग टू द एक्सेलरेशन ऑफ द एलिवेटर। तो अगर हम एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम का किसी तरीके से जुगाड़ कर लें तो काम हो जाएगा, है ना? यस। नॉन इनर्शियल फ्रेम में एक चीज बहुत अच्छे से ध्यान रखना, अ फ्रेम इज नॉन इनर्शियल नॉट बिकॉज ऑफ मूवमेंट, वेलोसिटी ऑफ द फ्रेम मैटर नहीं करता है, एक्सेलरेशन मैटर करता है, ठीक है? एक्सेलरेटिंग अगर फ्रेम होगा तो वो नॉन इनर्शियल फ्रेम होगा, मूवमेंट उसका मैटर नहीं करता, वेलोसिटी मैटर नहीं करती, एक्सेलरेशन मैटर करता है, ठीक है? ओके, अब देखो, अब हम आ गए जुगाड़ की जगह, ठीक है? तो अब हम कह रहे हैं कि ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड अगर हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं ब्लॉक का, ये है ब्लॉक हमारा, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में हम फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे हैं, तो कैसा लगेगा भाई? दो ही फोर्सेस लग रहे हैं, mg नीचे एंड नॉर्मल ऊपर, है ना? एंड एक्सेलरेशन है ऊपर। तो हमने न्यूटन सेकंड लॉ की इक्वेशन लिख दी। क्या लिख दी इक्वेशन? हमने लिख दिया F बराबर ma, मतलब F नेट एक्सटर्नल, राइट, इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। अब ये एक्सेलरेशन कैसे लिखते हैं हम? ये एक्सेलरेशन हम लिखते हैं एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड, है ना? क्यों? क्योंकि ग्राउंड फ्रेम के रिस्पेक्ट में लिख रहे हैं हम, ये इनर्शियल फ्रेम है, न्यूटन सेकंड लॉ वैलिड है। ओके, एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, राइट? अब अगर हमें यहां पर राइट हैंड साइड में एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी, एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम लाना हुआ, एलिवेटर लाना हुआ, राइट? तो कैसे करेंगे हम? उसके लिए हम रिलेटिव मोशन का फंडा लगा लेंगे। क्या? कि एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी, एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक P, राइट? ब्लॉक P है ये, चलो हम भी यहां पे P लिख लेते हैं। Acceleration of block P with respect to the elevator is equal to acceleration of block P with respect to ground minus acceleration of elevator with respect to ground, है ना? ये तो हम जानते हैं relative motion से। तो यहां पे मैं acceleration of P with respect to ground को क्या लिख सकती हूं? Acceleration of P with respect to ground बराबर acceleration of P with respect to elevator plus acceleration of elevator with respect to ground लिख सकते हैं। बिल्कुल, इसको थर्ड टर्म को हम LHS में ले गए, बिल्कुल कर सकते हैं। तो यहां पर यही कर देते हैं, ठीक है? एक्सेलरेशन ऑफ P विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड की बजाय मैं ये लिख देती हूं। समझ में आ रहा है क्या कर रहे हैं? थोड़ा जुगाड़ का काम कर रहे हैं यहां पे। तो जैसे ही मैंने लिखा ये एक्सेलरेशन ऑफ P ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू एलिवेटर प्लस एक्सेलरेशन ऑफ एलिवेटर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक है? अब क्या ब्रैकेट ओपन भी कर लेते हैं? चलो कर लेते हैं। तो ब्रैकेट ओपन किया तो मास जो है मल्टीप्लाई हो जाएगा, m टाइम्स दिस प्लस m टाइम्स दिस, है ना? बिल्कुल करेक्ट। अब हमारे पास क्या आया? अब हमारे पास आ गया ये, अगर हमें F बराबर ma लिखना हो तो F बराबर ma। अगर मुझे यही एनालिसिस एलिवेटर के रिस्पेक्ट में करना हो तो मैं कह सकती हूं एलिवेटर के रिस्पेक्ट में F जो भी आएगा दैट इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी विद रिस्पेक्ट टू एलिवेटर। ये लिखना पड़ेगा मुझे RHS में, है ना? F बराबर ma में क्या लिखते हैं हम? LHS में लिखते हैं फोर्सेस और RHS में लिखते हैं मास ऑफ द बॉडी इनटू एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी विद रिस्पेक्ट टू द फ्रेम जो भी ऑब्जर्व कर रहा है ना? यस। तो ये हमने लिख दिया, बट एक गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है? ये एक एक्स्ट्रा पेस्की टर्म है, इसका कुछ करना पड़ेगा, है ना? बिकॉज राइट हैंड साइड में तो हमको एकदम क्लीन चाहिए ma। तो हम क्या करते हैं, इसको ना LHS में ले आते हैं, ठीक है? इसको अगर हम LHS में ले आएंगे तो क्या होगा? अब हमारे पास आ गया F नेट एक्सटर्नल, राइट? F नेट एक्सटर्नल माइनस मास इंटू एक्सेलरेशन ऑफ एलिवेटर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड is equal to m acceleration of P with respect to elevator, right? मतलब क्या हुआ कि
इस FBD में हम नॉर्मली जो फोर्सेस बनाते हैं वो तो बनाएंगे, एंड उसके साथ साथ अगर हम ये एक्स्ट्रा टर्म ऐड कर दें तो हमारा काम बन गया। फिर हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे अब FBD में हमें सिर्फ एक एक्स्ट्रा टर्म ऐड करने की जरूरत है, एंड उसके बाद हम F बराबर ma लिख सकते हैं। किस में लिख सकते हैं? नॉन इनर्शियल फ्रेम में भी लिख सकते हैं, है ना। तो ये हमारा जुगाड़ है। क्या जुगाड़ है? दिस इज द जुगाड़, विच इज व्हाट? माइनस m टाइम्स एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम। एलिवेटर का एक्सेलरेशन मतलब क्या हुआ? नॉन इनर्शियल फ्रेम का एक्सेलरेशन। ठीक है, अब ये जो जुगाड़ है दिस इज कॉल्ड स्यूडो फोर्स। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, चलो और अच्छे से देख लेते हैं। एक बार मैंने क्लीनली लिख दिया है अब इसको यहां पर। तो देखो F एक्सटर्नल, अब हम यहां पर लिख सकते हैं जो जुगाड़ है हमारे पास वो क्या है? F एक्सटर्नल इन द फ्रेम ऑफ एलिवेटर, दिस इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, राइट? यस। तो अब यहां पर हम लिख सकते हैं कि ऑल राइट, ये मेरे पास एक ब्लॉक है, एंड ये ब्लॉक है, इसमें ऑलरेडी फोर्सेस लग रहे थे mg और नॉर्मल, एंड व्हाट एम आई गोइंग टू डू? आई एम गोना ऐड वन मोर जुगाड़ फोर्स। व्हाट इज दैट जुगाड़ फोर्स? डाउनवर्ड्स माइनस ma, राइट? माइनस मतलब इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ द एलिवेटर। एलिवेटर अगर ऊपर जा रहा है तो ये स्यूडो फोर्स नीचे की तरफ आएगा। ठीक है, एंड ये एक एक्स्ट्रा फोर्स लगा दिया, तो अब हम आराम से लिख सकते हैं कि F नेट एक्सटर्नल बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या? ऑफ द पार्टिकल ऑफ द बॉडी विथ रिस्पेक्ट टू एलिवेटर। ओके, दैट्स अबाउट इट। ऑलराइट, तो नॉन इनर्शियल फ्रेम्स समझ में आ गए, सबको समझ में आ गया। आगे जाके और अच्छे से स्यूडो फोर्स भी पढ़ लेते हैं। ठीक है, अभी तो मैंने सिर्फ जुगाड़ के टर्म्स में आपको बताया है व्हाई आर वी एडिंग वन मोर फोर्स, राइट? तो अब देखो फिर से एक बार अच्छे से देख लेते हैं। अगर कोई फ्रेम है एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड और कांस्टेंट वेलोसिटी से भी जा रहा है तो भी वो इनर्शियल फ्रेम होगा, बट अगर एक्सेलरेट कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, हमें कैसे समझ में आएगा कि कोई फ्रेम इनर्शियल है कि नॉन इनर्शियल है? दिस इज अ वेरी गुड टेस्ट। ठीक है, ये एक बहुत अच्छा टेस्ट है। अगर कोई फ्रेम ग्राउंड के रिस्पेक्ट में आपको एक्सेलरेट करता हुआ नजर आ रहा है तो वो नॉन इनर्शियल होगा। मतलब क्या? उसमें F बराबर ma लगाने के लिए एक एक्स्ट्रा जुगाड़ लगाना पड़ेगा, विच इज स्यूडो फोर्स। ठीक है, स्यूडो फोर्स लगाना पड़ेगा, राइट? इज नीडेड फॉर सेकेंड लॉ टू वर्क। दिस इज आवर जुगाड़। ओके, ऑलराइट, ये सबको बड़े अच्छे समझ में आ गया। तो चलो और अच्छे से डिटेल में देख लेते हैं स्यूडो फोर्स, राइट? क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, क्या क्या नहीं होती हैं, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे इट इज नॉट अ रियल फोर्स, इज इट? हमने जो इक्वेशन में जुगाड़ बनाया है वही है ये, है ना? ओके, चलो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, स्यूडो फोर्स इट्स एन इमेजिनरी फोर्स विच इज अप्लाइड ऑन ऑब्जेक्ट्स in non-inertial frames of reference to satisfy Newton's laws of motion. ठीक है, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में न्यूटन सेकेंड लॉ की इक्वेशन हम बना सके, इसके लिए हम एक इमेजिनरी फोर्स लगा देते हैं एक्स्ट्रा FBD में। ठीक है, अब क्या क्या होता है? स्यूडो फोर्स की डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड एंड पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, तीन चीज के बारे में देख लेते हैं। डायरेक्शन क्या होती है स्यूडो फोर्स की? ऑपोजिट टू द एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, अगर आपका जो फ्रेम है, राइट, अगर आपका जो ऑब्जर्वर है वो ऊपर की तरफ एक्सेलरेट कर रहा है, जैसे लिफ्ट, अगर लिफ्ट ऊपर जा रही है तो स्यूडो फोर्स किधर लगेगा? नीचे लगेगा। अगर लिफ्ट नीचे जा रही है तो स्यूडो फोर्स किधर लगेगा? ऊपर लगेगा, है ना? बिल्कुल। अब नेक्स्ट इज मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड कैसे दिखता है? मैग्नीट्यूड बराबर मास ऑफ द बॉडी इनटू एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम। ठीक है, mass of the body into acceleration of the frame, ये हो गया मैग्नीट्यूड। ओके, ऑलराइट। साइन के साथ लिखना है तो फिर हमें ऐसे लिखना पड़ेगा कि भाई F स्यूडो बराबर F स्यूडो वेक्टर बराबर माइनस मास ऑफ द ऑब्जेक्ट टाइम्स एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम
with respect to ground vector. ठीक है? Yes, minus takes care of the direction part of it. Okay? पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन की बात करते हैं अगर, तो अभी तक तो हम पॉइंट ऑब्जेक्ट्स के साथ डील कर रहे हैं, तो नो वरीज, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, बट स्टिल आगे जाकर के जब आप पॉइंट ऑब्जेक्ट के साथ डील नहीं करोगे तो सेंटर ऑफ मास ऑफ द ऑब्जेक्ट पे लगेगा. ठीक है? सेंटर ऑफ मास ऑफ द बॉडी पर लगेगा. ओके, नाउ अनदर थिंग इज स्यूडो फोर्स इमेजिनरी है, तो इसका एक्शन रिएक्शन पेयर नहीं होगा. ठीक है? रियल फोर्सेस के एक्शन रिएक्शन पेयर्स होते हैं, इमेजिनरी जुगाड़ का नहीं होता है. ये ध्यान में रखना, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है. राइट? इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट. ओके, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड मोर. तो अब हम वापस आ जाते हैं अपने ओरिजिनल सिचुएशन पर. राइट? हमने जब इस ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बना के देखा था, राइट, विद रिस्पेक्ट टू टू फ्रेम्स. हमने बनाया था पहले तो ऑब्जर्वर जो कि ग्राउंड पर है, फिर हमने बनाया था ऑब्जर्वर 2 के रिस्पेक्ट में जो कि कहां पर है? चलती हुई लिफ्ट में. राइट? तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में क्या होगा भाई? ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ये n माइनस एम जी बराबर ma हमने लिख दिया. राइट? ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ये दो फोर्सेस लग रहे हैं, एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ है, तो भाई सेकेंड लॉ न्यूटन का आराम से वैलिड है. नाउ अब अगर हम इसी बॉडी को विद रिस्पेक्ट टू O2 देखते हैं और सेकेंड ऑब्जर्वर, तो दिस इज एन एक्सेलरेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस. मतलब जब हम फोर्सेस लगाएंगे तो क्या लगाएंगे? हमारे तो रेगुलर फोर्सेस है mg, राइट, एंड देन नॉर्मल, बट देन एक एक्स्ट्रा फोर्स भी लगाना पड़ेगा. राइट? कौन सा एक्स्ट्रा फोर्स लगाना पड़ेगा? स्यूडो फोर्स. किधर लगाना पड़ेगा? डायरेक्शन ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द एक्सेलरेशन ऑफ लिफ्ट. लिफ्ट ऊपर जा रही है तो स्यूडो फोर्स नीचे लगेगा, है ना? यस. F pseudo बराबर ma, and now with respect to this observer the block is in equilibrium. Equilibrium में है तो क्या बोलेंगे? Forces are balancing each other out. ये समझ में आ रहा है सबको अच्छे से? बिल्कुल समझ में आ रहा है. तो यहां पे भी हम लिख सकते हैं क्या? n बराबर, राइट, ऊपर का फोर्स इज बैलेंसिंग आउट नीचे के फोर्सेस, F pseudo प्लस mg. F pseudo क्या है? ma प्लस mg. Right? Which is the same equation at the end of the day, right? Equation number 1 and equation number 2 are exactly the same. यहाँ पर mg को LHS में ले आओ, क्या मिल जाएगा हमें? n minus mg बराबर ma, same equation. Right? मतलब क्या हुआ? अब हम स्यूडो फोर्स लगाने के बाद न्यूटन सेकेंड लॉ की इक्वेशन नॉन इनर्शियल फ्रेम पर भी लगा सकते हैं. ठीक है? ठीक है. अब मेक श्योर यू रिमेंबर दैट दिस इज अ जुगाड़ and this is not a real force. So really actually non-inertial frame में न्यूटन सेकेंड लॉ की इक्वेशन नहीं लगनी चाहिए, but what do? We make जुगाड़. ठीक है? चलो. Now that we've understood this much, let's solve a couple of questions and get started. तो यहां पर हमारे पास है एक ट्रॉली जा रही है, राइट, एक ट्रक जा रही है, ट्रक के अंदर में एक पेंडुलम लटका हुआ है. Pendulum suspended from the roof of a truck that has a constant acceleration a relative to the ground. Forward acceleration a है. Find the deflection of the pendulum in the vertical, from the vertical as observed from the ground frame and from the frame attached with the car. Right? तो दो फ्रेम में एनालिसिस करने के लिए हमको बोला है और डिफ्लेक्शन कैलकुलेट करना है. I know you know this, right? चलो चलो फटाफट आंसर निकालो. Tell me what is the answer coming out and in the meantime let's see. अगर ट्रक आगे की तरफ एक्सेलरेट कर रही है तो पेंडुलम की टेंडेंसी क्या होगी? पीछे की तरफ होने की, है ना? यस, पेंडुलम की टेंडेंसी होगी पीछे की तरफ होने की, तो देयर विल बी अ डिफ्लेक्शन. डू यू सी दिस? एक्सेलरेशन आगे की तरफ है एंड इफ आई से दिस इज द एंगल थीटा दैट द पेंडुलम मेक्स, ये थीटा हमको निकालना है. ठीक है? तो चलो दोनों तरीके से एनालिसिस कर लेते हैं. पहले करते हैं ग्राउंड फ्रेम के रिस्पेक्ट में. ग्राउंड के फ्रेम के रिस्पेक्ट में अगर हम एनालिसिस करते हैं तो भाई इनर्शियल फ्रेम है, सीधे साधे एनालिसिस होगा, राइट? क्या? नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन. लेट्स लुक एट द फोर्सेस. ओके, फोर्स जो है नीचे की तरफ ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है mg. टेंशन अभी एंगल पे लगेगा, क्यों? क्योंकि स्ट्रिंग एंगल पे है तो टेंशन एंगल पे लगेगा t. ये एंगल बराबर थीटा अगर है स्ट्रिंग का तो ये एंगल भी थीटा हो जाएगा. यस, ओके.
ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं, बिल्कुल है। तो अब हम बोल सकते हैं कि ये एंगल टी है, राइट, और सॉरी टेंशन इज एट एन एंगल टी एंड mg नीचे लग रहा है, इसका कोई एक्सेलरेशन है क्या? बिल्कुल है, एक्सेलरेशन इज विद द ट्रक। क्यों? ट्रक के साथ साथ जा रहा है, ट्रक अगर फॉरवर्ड एक्सेलरेट करेगा तो ब्लॉक भी फॉरवर्ड एक्सेलरेट करेगा। ओके, फॉरवर्ड एक्सेलरेशन है a। क्या करते हैं अब हम? F बराबर ma लिख देते हैं, राइट। वर्टिकल फोर्सेस वर्टिकल डायरेक्शन में लिखेंगे और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लिखेंगे। ओके, नाउ इफ आई टेक कॉम्पोनेंट्स, mg तो नीचे की तरफ है, नो कॉम्पोनेंट्स रिक्वायर्ड, बट टेंशन के कॉम्पोनेंट्स लेते हैं हम। क्या निकल के आएगा यहाँ पर? t cos थीटा वर्टिकली अपवर्ड्स एंड t sin थीटा फॉरवर्ड, राइट, ये कॉम्पोनेंट्स हो गए। अब इसको इग्नोर कर दो, तो अब दिख रहा है कि वर्टिकल डायरेक्शन में ये एक्सेलरेशन नहीं है, इसका मतलब वर्टिकल फोर्सेस शुड बैलेंस आउट। t cos थीटा बराबर mg। ओके, अगर t cos थीटा बराबर mg आ रहा है तो t sin थीटा क्या है? फॉरवर्ड फोर्स है जो कि इसको फॉरवर्ड एक्सेलरेशन दिला रहा है। ऑलराइट, फॉरवर्ड फोर्स है, फॉरवर्ड एक्सेलरेशन दिला रहा है, तो हम क्या बोल सकते हैं? चलो अच्छे से लिख लेते हैं इसको, हियर वी गो। t sin थीटा बराबर ma, राइट। ओके, सो t sin थीटा बराबर ma, t cos थीटा बराबर mg, हियर वी गो। इक्वेशन नंबर 2, अब क्या करेंगे? डिवाइड कर दो, साइन थीटा बाय कॉस थीटा गिव्स मी tan थीटा, टी कैंसिल हो जाएगा एंड tan थीटा बराबर a बाय g आ गया, थीटा बराबर tan इनवर्स a बाय g, है ना। ओके, अब यही अगर हम कैबिन फ्रेम से करेंगे तो हम क्या बोलेंगे? भाई कैबिन के फ्रेम में अगर बंदा खड़ा है तो इसको तो पेंडुलम स्टेशनरी दिखेगा, इसको तो इक्विलिब्रियम में दिखेगा, है ना। यस, इक्विलिब्रियम में दिखेगा, मतलब एक्सेलरेशन बराबर 0, बट अब हमें एक स्यूडो फोर्स लगाना पड़ेगा। तो चलो रेगुलर फोर्सेस लगाते हैं एंड स्यूडो फोर्स भी लगा देंगे। क्या क्या फोर्सेस हो गए? mg नीचे की तरफ, टेंशन along the string and pseudo force in the opposite direction of acceleration of the truck, right? ma पीछे की तरफ लग जाएगा। ओके, अब क्या? अगेन सेम एनालिसिस, राइट। टेंशन के कंपोनेंट्स लेते हैं, अगर ये इक्विलिब्रियम में है तो फोर्सेस बैलेंस हो जाने चाहिए, वर्टिकल फोर्सेस शुड बैलेंस, हॉरिजॉन्टल फोर्सेस शुड बैलेंस। हियर वी गो, t cos थीटा, t sin थीटा, t को हमने कर लिया कंपोनेंट्स में डिवाइड एंड नाउ आई कैन से दैट mg बराबर t cos थीटा एंड ma बराबर t sin थीटा। जब आप इसको डिवाइड करोगे इन द सेम मैनर यू गेट थीटा इज tan इनवर्स a बाय g। ओके, ऑलराइट, अच्छे से समझ में आ रहा है ये? मतलब द आइडिया इज दैट questions can be solved using both the frames of references, right? कोई भी क्वेश्चन है आप उसको ग्राउंड फ्रेम में लगा के सॉल्व कर सकते हो, बट कई बार स्यूडो फोर्स लगा के सॉल्व करना इजी हो जाता है, दैट्स द ओनली थिंग, राइट। जस्ट लाइक इन काइनेमैटिक्स, इफ देयर इज अ क्वेश्चन यू कैन ऑलवेज सॉल्व इट इन ग्राउंड फ्रेम ऑफ रेफरेंस। रिलेटिव मोशन लगाने की जरूरत तब होती है, और रादर रिलेटिव मोशन लगाना जरूरी नहीं है, अ क्वेश्चन कैन ऑलवेज बी सॉल्व विदाउट इट। इट्स जस्ट दैट जब आप रिलेटिव मोशन लगाते हो, जब आप एक ऑब्जेक्ट को स्टॉप करते हो तो इट बिकम्स इजी फॉर यू, राइट। दैट्स व्हाट वी डूइंग हियर। चलो लेट्स मूव ऑन, लेट्स गो टू द लास्ट सब टॉपिक ऑफ द डे व्हिच इज लिफ्ट एंड जी इफेक्टिव। ऑलराइट, मैंने आपको बोला था कि शॉर्टकट हम करने वाले हैं, तो जी इफेक्टिव का शॉर्टकट आगे जाके आपको बहुत काम आएगा। इनफैक्ट ऑलमोस्ट एवरी ईयर, एवरी ऑल्टरनेट ईयर वन ऑफ द क्वेश्चन, वन और द अदर क्वेश्चन कम्स, ठीक है। पीवाईक्यूज तो आपको सॉल्व करने ही है, उनमें आप देख लोगे। ओके, अब तक सब कुछ क्लियर है? यस, एवरीथिंग इज क्रिस्टल क्लियर। ओके, नाउ हियर वी गो। लिफ्ट में क्या हो रहा है भाई? लिफ्ट अगर ऊपर जाती है किसी एक्सेलरेशन के साथ, तो ग्राउंड फ्रेम में बंदे को तो लगता है यस ऊपर एक्सेलरेट हो रहा है, बट लिफ्ट में जो खड़ा होता है उसे क्या लगता है कि नहीं कोई एक्सेलरेशन नहीं है ना। यस, अब इस
पर्टिकुलर इंसान का, राइट, इस पर्टिकुलर पर्सन का अगर हम एनालिसिस करते हैं तो ग्राउंड फ्रेम के रिस्पेक्ट में इसका एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ है एंड आई कैन से दैट n माइनस एम जी बराबर एम ए. तो n की वैल्यू आ जाती है m टाइम्स a नॉट प्लस जी, राइट. n इज बिगर देन एम जी. बट अगर हम लिफ्ट के फ्रेम में देखते हैं तो हम स्यूडो फोर्स लगा लेंगे और हम क्या बोलेंगे कि अगर देखो लिफ्ट के फ्रेम में ये अगर फ्लाई है जो कि उड़ रही है लिफ्ट में, राइट, और फ्लाई ऑब्जर्व कर रही है. अब फ्लाई भी आजकल फिजिक्स करने लग गई है तो चलो फ्लाई को भी ऑब्जर्व करा देते हैं. फ्लाई अगर ऑब्जर्व कर रही है तो क्या लगेगा, n बराबर m a प्लस जी, राइट. यस, मतलब क्या हुआ, अगर लिफ्ट ऊपर जा रही है तो नॉर्मल रिएक्शन फ्रॉम द ग्राउंड इज बिगर देन वेट एंड लिफ्ट अगर नीचे जा रही है तो नॉर्मल रिएक्शन बिकम्स लेसर देन वेट. वी कैन फील इट ऑल्सो, राइट. जब भी आप लिफ्ट में खड़े होते हो, नेक्स्ट टाइम व्हेनेवर यू गो इन अ लिफ्ट, राइट, अगर लिफ्ट ऊपर जा रही होती है तो हमको खुद को फील होता है ना भारी सा. कभी अगर बैग टांगे रहो ना आप तो बहुत ज्यादा फील होता है. ठीक है, मार्केट से आ रहे हो, बैग टांग के आ रहे हो और ये एक्चुअली यू नो सब्जी वब्जी लेके आ रहे होते हो कभी, तो क्या होता है, बैग टांगे हुए, बैग तो भारी है और उसके ऊपर जब लिफ्ट ऊपर जाती है तो लगता है अरे यार ये तो और भारी हो गया, राइट. कभी ऑब्जर्व किया है. एंड जब लिफ्ट नीचे जा रही होती है तो क्या होता है, बैग हल्का लगने लगता है. थोड़ा सा डिफरेंस आता है बट लगता है. देखना नेक्स्ट टाइम अगर आप जाओगे तो, ठीक है. अब देखो, बंदे को हैवी फील होगा कि लाइट फील होगा, हैवियर देन नॉर्मल फील होगा, राइट. अगर लिफ्ट ऊपर एक्सेलरेट कर रही है तो हैवियर देन नॉर्मल फील होता है, अगर लिफ्ट नीचे एक्सेलरेट कर रही है तो लाइटर देन नॉर्मल फील होता है. एंड व्हाट इज दिस बाय द वे, दिस इज अपैरेंट वेट. मतलब अगर कोई लिफ्ट के अंदर वेइंग मशीन में खड़ा है तो वेइंग मशीन, लिफ्ट अगर ऊपर एक्सेलरेट कर रही है तो वेइंग मशीन विल गिव बिगर रीडिंग, मोर apparent weight, and in this case it will be less apparent weight. Okay, all right. ये समझ में आ गया सबको? बिल्कुल समझ में आ गया. ये तो बिल्कुल प्रैक्टिकली हम करके देख सकते हैं, है ना. तो नेक्स्ट टाइम जब भी मार्केट जाओ और अगर आप लिफ्ट को यूज करते हो भरे हुए बैग के साथ तो बिल्कुल देखना, ठीक है. चलो अब क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है. तो यहां पर एक सिंपल सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग लगाना, ठीक है. अब यहां पे आपसे पूछा है कि एलिवेटर गोज डाउन विथ डिक्रीजिंग स्पीड. एलिवेटर नीचे जा रही है और डिक्रीजिंग स्पीड के साथ जा रही है, देन द नॉर्मल रिएक्शन विल बी हाउ मच. या ओके, व्हाट विल हैपन टू नॉर्मल रिएक्शन? नॉर्मल रिएक्शन विल चेंज अकॉर्डिंग टू एक्सेलरेशन ऑफ द एलिवेटर, राइट. अब एक्सेलरेशन कौन सी डायरेक्शन में है? नीचे जा रही है बट स्पीड इज डिक्रीजिंग, मतलब एक्सेलरेशन विल बी इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, राइट. एक्सेलरेशन अगर ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी में होता है, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शंस में होते हैं एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी, देन स्पीड रिड्यूसेस, राइट. यस, तो एक्सेलरेशन होना चाहिए ऊपर. अगर एक्सेलरेशन होगा ऊपर तो हैवी होगा कि लाइट होगा? यस, he'll feel heavier, राइट. ऊपर की तरफ एक्सेलरेट कर रही है लिफ्ट, मतलब n is greater than mg. Here we go. Okay, all right. Now another thing is that let me tell you a very quick g effective का concept, ठीक है. अगर हम पेंडुलम के टाइम पीरियड की बात करते हैं तो पेंडुलम के टाइम पीरियड जो है g के ऊपर डिपेंड करता है, राइट. 2 पाई रूट ओवर ऑफ l बाई जी. अब अगर लिफ्ट के अंदर आपने पेंडुलम रख दिया तो ये जी से की बजाय जी इफेक्टिव से रिप्लेस कर देना आप, जी इफेक्टिव, एंड देन जी इफेक्टिव इज इक्वल टू जी प्लस ए फॉर अपगोइंग लिफ्ट. ऊपर एक्सेलरेट कर रही है एक्सेलरेशन ए से तो जी प्लस ए हो जाएगा, एंड जी इफेक्टिव इज इक्वल टू जी माइनस ए इफ द एक्सेलरेशन इज डाउनवर्ड्स, ठीक है. इससे अगर आप रिप्लेस कर दोगे तो आप आराम से पेंडुलम का टाइम पीरियड निकाल लोगे. दिस इज द शॉर्टकट दैट आई वाज टेलिंग यू अबाउट. ऑलराइट, ओके. सो एज यू कैन सी, अपवर्ड मूविंग लिफ्ट में क्या होगा? अपवर्ड मूविंग लिफ्ट में यहां पर आ रहा है g प्लस ए, एंड डाउनवर्ड मूविंग लिफ्ट में आपके पास आएगा g माइनस ए. ओके ओके,
So G effective G plus A for upward going lift and G effective is equal to G minus A for downward going lift. अब यही चीज हम apparent weight कैलकुलेट करने में भी कर सकते हैं. apparent weight N बराबर M G effective. अगर ऊपर जा रही है तो M टाइम्स G प्लस A, अगर नीचे आ रही है तो M टाइम्स G माइनस A. ठीक है. कहीं पर भी अगर आप लिफ्ट के अंदर, चाहे आपने पेंडुलम रख दिया, चाहे आपने स्प्रिंग बैलेंस रख दिया, या फिर आपने वेइंग मशीन रख दी, हर जगह आप जी इफेक्टिव लगा सकते हो. ठीक है. ओके. नाउ हियर इज अ क्वेश्चन फॉर यू एज अ होमवर्क. सो quickly tell me what will be the time period over here and write the answers in the comment. I'll come back and I'll answer the question for you. All right? Okay. And we will end today's session over here itself. Take a screenshot of this homework question. ये homework question है. Question. And make sure you give your answer in the comment. Okay? All right. Now, let's end today's session over here itself. And अभी तक अगर लाइक वाइक नहीं किया है तो कर दो, अपने फ्रेंड से शेयर कर दो. मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड notifications are switched on. You will get to know when the classes are there, when we have released another video and so on and so forth. ठीक है. बहुत सारे अलग अलग तरीके के मोटिवेशन के भी और स्ट्रैटेजी के भी और प्रॉब्लम सॉल्विंग के भी और एक्सपेरिमेंट्स के भी सब तरीके के वीडियोस हम आपकी तरफ लेके आते हैं. बट द आइडिया इज यू शुड गेट देम राइट. यस. नाउ अगेन क्लासेस हमारी रोज 4 बजे होती हैं, एवरी वीकडे 4 o'clock. वीकेंड्स में वी हैव अदर सेशंस एंड फिजिक्स होगा एवरी वीकडे 4 o'clock. मिशन MBBS रोज क्लास अटेंड करना है, रोज जो होमवर्क देती हूँ वो करना है. अलॉन्ग विद दिस होमवर्क क्वेश्चन यू हैव टू प्रैक्टिस, एज आई सेड, एवरी डे 60 क्वेश्चंस. आकाश बायजूस ऐप निकालो और प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो. इट्स फ्री गाइज. अभी तक अगर डाउनलोड नहीं किया है आकाश बायजूस ऐप तो कर लो डाउनलोड. ओके. पर्सनलाइज प्रैक्टिस मिलती है, फ्री में मिलती है. रोज प्रैक्टिस करो जिससे कि आप अच्छे बनते जाओ. ओके. ऑलराइट. Until next time, happy learning. Bye-bye.